किसी साथी के मन में अगर कोई विचार आता है विषय से संबंधित, या कुछ ऐसे सवाल बनते हैं वक्ता के साथ, तो वो अपनी बात भी रख सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं। और इस हिसाब से हम चाहेंगे कि पूरी वार्ता बहुत गंभीरता के साथ हो। और मैं एक चीज मतलब हमारे साथियों में से बात करना चाहता हूँ कि हमें व्यंगधारा समूह ने कभी गिनती पर विश्वास नहीं किया है। हमने गुणवत्ता पर विश्वास किया है, चाहे वो दैनंदी के कार्यक्रम हो, रविवार के कार्यक्रम हो, किंतु गुणवत्ता होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए भले। और आज भी उसी उद्देश्य को लेकर हम संख्या बल पर ज्यादा बात नहीं करके हम उद्देश्य पर बात करें होगी। और मुझे विश्वास है कि बीच में सुभाष चंद्र जी हैं, वेद प्रकाश जी हैं, वो इस वार्ता के मूल में जाकर अपनी बात रखेंगे। और मैं क्या है कि मैं एक बात और भी बता दूं कि मैं अभी भोपाल में हूँ। और हमारी जो श्रीमती, उनकी पत्नी का पत्नी की बड़ी बहन का देहावसान हो गया, तो उनकी त्रयोदशी में कल मुझे शामिल होना है। तो आज यहाँ ज्यादा मेहमान भी है, तो मैं एक अलग कमरे में बातचीत कर रहा हूँ। तो हो सकता है बीच में मुझे जाना पड़े, तो हमारे साथी मित्र तिवारी जी उसको आगे बढ़ा भी सकते हैं। और संभव हो तो मैं पूरे समय रहूंगा भी, क्योंकि ये तो मैं बहुत सम्मान के साथ आज के प्रमुख वक्ता हमारे अतिथि मित्र वेद प्रकाश जी और सुभाष चंद्र जी हैं। मैं सर्वप्रथम वेद प्रकाश जी से आग्रह करता हूं कि आज का जो विषय है बहुत समसामयिक है, तत्कालीन समस्या को लेकर है, तत्कालीन जो हम देख रहे हैं विसंगतियां, विद्रूपता देख रहे हैं समाज में, राजनीति में, उसको केंद्र में रखकर बात हो रही है कि आज हम समाज में जो चीज दिख रही हैं और जो लेखक, व्यंग्य लेखक हमें दिख रहे हैं, क्या वो आपस में सामंजस्य बिठा रहे हैं? क्या उनसे लेखक बचकर लिख रहा है? क्या उन विद्रूपताओं को केंद्र में रखकर लिख रहा है? ऐसी बहुत सी बातचीत हैं जिस पे हमें विचार करना है। और एक और बात है कि यह बहुत तकनीक से भरा हुआ समय है। तकनीक ने हमारे जीवन को, हमारे समाज को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। हम तकनीक के साथ कितना चल रहा है, तकनीक हमारी संवेदनाओं के साथ कितनी के साथ चल रही है, या हमको हमारी संवेदना का सहारा बनकर बढ़ रही है, ये बहुत सी चीजें हैं। तो आज का जो विषय है आधुनिक समय में व्यंग्य की आवश्यकता, तो जो हम परिदृश्य देख रहे हैं समाज में, राजनीति में, अर्थशास्त्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं। गांव की समस्याओं पर, शहर की जो नई तकनीक के बाद समस्या उत्पन्न हुई है, परिवार में हमारी जो समस्या पैदा हो रही है कि यूनिक परिवार होते जा रहे हैं। आज हम मल्टी लेवल की बिल्डिंग में रह रहे हैं, वहां की एक अलग समस्या है। आज हमारे बाजार की बहुत समस्या है, उन विद्युतता है। तो उन विद्युतताओं के साथ आज का लेखक न्याय कर रहा है। और दूसरी बात क्या कि इन विद्युतताओं के बीच में क्या हम व्यंग्य ही महत्वपूर्ण है जिसकी हम आवश्यकता समझते हैं और जिसको लोग उजागर कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी तमाम बातें हैं। इन बातों को विस्तार से हमारे विद्वान वक्ता सुभाष चंद्र जी और वेद प्रकाश जी बात करेंगे। मैं सर्वप्रथम बहुत सम्मान के साथ वेद प्रकाश भारद्वाज जी से आग्रह करता हूं कि आज का जो विषय है आधुनिक समय में व्यंग्य की आवश्यकता, इस पर अपनी बात विस्तार से रखें। श्री वेद प्रकाश भारद्वाज जी। धन्यवाद सैनी जी। दरअसल आपने कहा विस्तार से कहना है, और मेरी साथ समस्या है कि मैं अक्सर कम शब्दों में लिखने का, बोलने का आदी रहा हूँ। व्यंग भी मैं बहुत बार जो है लघु व्यंग लिखता हूँ। दरअसल बहुत विस्तार से लिखने का अब उस तरह से मुझे लगता है शायद समय नहीं है। चीजें इतनी ज्यादा विस्तारित हो चुकी हैं
जीवन के आयाम इतने विस्तारित हो चुके हैं कि उन सब के बीच में अगर लेखन में हम बहुत विस्तार से जाते हैं, बहुत विस्तृत लेखन करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक समस्या अब रहती है पाठक की। जैसा कि अभी आपने कहा कि तकनीक का जीवन में प्रवेश और उसका प्रभाव जो है, वो एक बड़ा कारण है कि अब मतलब सिर्फ व्यंग्य की बात नहीं करता हूँ मैं, ये कहानी के साथ भी हो रहा है और कविता के साथ भी हो रहा है कि उसमें अब आकार सिमटता जा रहा है, उसका सिम कम होता जा रहा है ना, कहीं ना कहीं। इसलिए कि एक पठनीयता का, एक जो पाठक की सुविधा का जो ख्याल है, उस वजह से है। और चूंकि मैं 3 वक्ता के हिसाब से मैं अपना मान के चल रहा था, फिर भी अब आपने कहा है कि विस्तार से बोलना है, तो मुझे अगर 5-7 मिनट आपके खाने हैं तो मैं खा तो जाऊंगा, ये तो तय है। क्योंकि वो व्यंग्य का ही क्या हुआ जो डिमांड होने पर समय न खा सके। बहरहाल, थोड़ा सा मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है। आज का विषय है आधुनिक समय में या आधुनिक समाज में व्यंग्य की आवश्यकता क्या है। दरअसल समाज, चाहे वो आधुनिक हो या पुराना रहा हो, पुरातन रहा हो, व्यंग्य की आवश्यकता तो हमेशा रही है और व्यंग्य हमेशा रहा है। एक विधा के रूप में आज हम व्यंग्य को अलग से रेखांकित करते हैं, अलग से पहचानते हैं, चिन्हित करते हैं। शुरुआत में व्यंग्य कोई एक विधा नहीं थी, वो संपूर्ण लेखन का एक अंश रहा। आप देखें, संस्कृत साहित्य में भी जो नाटक हैं, उनमें आपको ऐसे प्रसंग मिलेंगे जिनमें व्यंग्य है। मृच्छकटिकम पढ़ी, उसमें आपको कई ऐसे संदर्भ मिलेंगे जो व्यंग्य हैं। तो संस्कृत साहित्य में भी रहा। उसके बाद के देखें तो आप जितनी भी, जैसे पंचतंत्र की जो कथाएं हैं, आप हमारे यहाँ बहुत पुराना साहित्य है, उन पंचतंत्र की कथाओं में आपको व्यंग्य भरपूर मिलता है। सारी रचनाओं कहाँ कथाओं में नहीं, लेकिन बहुत सारी कथाओं में व्यंग्य है। ये अलग बात है कि उस समय उसको व्यंग्य नहीं कहा गया, सिर्फ कहानी कही गई, कथा कहा गया। जैसे कबीर को व्यंग्यकार नहीं कहा गया, कबीर को कवि माना गया। लेकिन कबीर के यहाँ जो व्यंग्य है, और भरपूर व्यंग्य है, और मारक है एकदम, ऐसा तीखा है कि वो लगता है तो आदमी तिल मिला उठे, ऐसा व्यंग्य कबीर के यहाँ मिलता है। तो उस समाज में भी जो आधुनिक नहीं था, तब भी व्यंग्य था, उसकी आवश्यकता थी। तो समाज कोई हो, व्यंग्य की आवश्यकता तो कहीं ना कहीं रहेगी। कबीर के बाद देख सकते हैं आप, भारतेंदु हरिश्चंद्र के यहाँ व्यंग्य है, उसको हास्य में कहकर उड़ा दिया गया है, ये अलग बात है, लेकिन वो है व्यंग्य। निराला के यहाँ व्यंग्य है, उसके बाद के कवियों में नागार्जुन के यहाँ मिलता है, त्रिलोचन के यहाँ व्यंग्य मिलता है। नागार्जुन, त्रिलोचन आधुनिक समय के कवि हैं, इसलिए वहां स्वीकार करते हैं। परसाई जी, बेडब बनारसी, उग्र जी, ये तमाम लेखक है जिन लोगों ने व्यंग्य को एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित किया। यहाँ से एक अलग शुरू हुआ कि हाँ, ये व्यंग्य है। और आज हम उसी व्यंग्य की बात करते हैं कि क्या आधुनिक समय में उसकी आवश्यकता है या नहीं है, और आवश्यकता है तो कितनी है। हालांकि उसके साथ में एक प्रश्न और जोड़ता हूँ, जो सैनी जी ने कहा भी कि लेखन जो कुछ हो रहा है, जो लिख रहा है खूब, उसमें कितना सामंजस्य है। मैं उसमें जोड़ता हूँ कि उसमें कितना व्यंग्य है। व्यंग्य का होना मतलब कि उसमें कितने सरोकार है। अभी हाल ही में समूह में इस बात पर चर्चा हुई भी है कि व्यंग्य में सरोकार, और मैं कई बार ये बात को कह चुका हूं कि अगर आपके सरोकार स्पष्ट नहीं है, तो फिर वो व्यंग्य जो है आपका कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। आप निष्पक्ष होकर के, कि मैं साहब निरपेक्ष हूं बिल्कुल, वो होकर के आप लिखते हैं,
तो फिर आप अपने लेखन के साथ, अपने विवेक के साथ, अपने समाज के साथ, किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं प्रतिबद्धता एक सरोकार को लेकर के, चाहे वो जनता की हो, समाज को लेकर के, वो होना ही चाहिए। तो सवाल ये है कि जो कुछ आज लिखा जा रहा है उस व्यंग में, वो सरोकार कितना है? ये एक देखने वाली बात है। सिर्फ हँसी के लिए कुछ हास्य लिखना, मैं खुद कई बार लिखता हूँ, वो भी एक जीवन का पक्ष है, लेकिन उसमें भी अगर हास्य के साथ अगर व्यंग ना हो, तो फिर वो किसी मतलब का नहीं है। आप देखिए संस्कृत नाटकों में विदूषक हुआ करता था। वो विदूषक एक कॉमेडियन की तरह मानते थे, लेकिन वो सिर्फ कॉमेडियन नहीं होता था। वो उस पूरे कथ्य में व्यंग की पूर्ति करता था। वो कुछ ऐसी बात कह जाता था, जो उस पूरी व्यवस्था से जाती थी या इशारा करती थी, जो कुछ कमी है उस व्यवस्था में, चाहे वो सामाजिक विषय हो या राजनीतिक विषय हो। तो वहाँ भी व्यंग था और आज भी है। आज व्यंग लेखन एक स्वतंत्र विधा के रूप में उपस्थित है और हिंदी के अलावा आप देखिए तमाम भाषाओं में, उर्दू में, गुजराती में, मराठी में एक से एक बढ़ के व्यंग लिखे गए हैं। खूब दमदार व्यंग लिखे जा रहे हैं। एक सतत प्रवाह चल रहा है। जैसे-जैसे हम तरक्की करते गए हैं, हम का मतलब मनुष्य समाज जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया, तरक्की करता गया, वैसे-वैसे आप देखिए कि तकनीक का जीवन में ज़्यादा हस्तक्षेप होने लगा। महानगरीय संस्कृति जो एक जन्मी, वो गाँव के जीवन में हस्तक्षेप करने लगी है। सामाजिक राजनीतिक मूल्यों का जो क्षरण हुआ है, ये सब ऐसी स्थितियां हैं जिन्होंने व्यंग की उपयोगिता को और बढ़ा दिया है। मैं यहाँ इस बात पे कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा कि कितना पढ़ा जा रहा है या उसका कितना प्रभाव होता है। यदि उसका कोई प्रभाव नहीं भी होता है, तब भी यदि लेखना छोड़ दिया जाएगा, व्यंग नहीं लिखा जाएगा, तो जो समाज में की जो प्रतिरोध शक्ति है, वो नष्ट हो जाएगी। तो उस प्रतिरोध शक्ति को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए व्यंग की आवश्यकता हर समय रही है। लेखकों में सामंजस्य की बात एक सैनी जी ने कही थी, तो आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लेखकों में एक समूह के रूप में वो काम कर रहे हैं। किताबें भी आ रही हैं, संकलन आ रहे हैं, व्यक्तिगत भी और सामूहिक भी। हालांकि उस तरह का कोई अभियान, कोई मूवमेंट जो है वो व्यंग लेखकों में शायद संभव नहीं है। लेखकों में ही बड़ा मुश्किल है साहब। आप देखिए इतने सारे तो लेखक संघ है हमारे यहाँ। प्रगतिशील जो है, हम इंदौर में थे सब, प्रगतिशील लेखक संघ और जनवादी लेखक संघ दो थे। और एक अतुल लागू चलाते थे, जनवादी लेखक संघ के थे, और रामविलास शर्मा जी थे हमारे वरिष्ठ, वो प्रगतिशील लेखक संघ के थे। और दोनों की गोष्ठी एक साथ होती थी। दिल्ली में आके देखा कि दोनों एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये स्थिति जहां संगठन के स्तर पे है, वहां पर लेखों में सामंजस्य की बहुत बात हम कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, लेकिन व्यंग्यकारों में हम देखते हैं कि कहीं कुछ आयोजन होता है, कोई किताब आ रही है, कुछ करना है या पत्रिका है, तो उसके लिए एक तालमेल आपस में दिखाई देता है, जो सामंजस्य है। और तकनीक तो एक बड़ी ही है। इस तकनीक का एक फायदा व्यंग को हुआ भी है, नुकसान भी हुआ हालांकि, कि अब अखबार छपने नहीं लगे हैं, बल्कि सिर्फ डिजिटल बन गए। लेकिन इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से, माध्यमों की वजह से, अब लेखन जो है विस्तार पा रहा है। पहले भी अगर 1500 लोग पढ़ते थे, तो आज 200-400 लोग अगर सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं, तो वो भी उसका विस्तार है। और फिर अलग अलग माध्यम है, तो तकनीक को एक तरह से लेखन में लोगों ने बुनाया है। ये अलग बात है कि कहीं ना कहीं
उसका एक नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देता है कि एक लेख जो कई जगह पहुंच जाता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, वो एक उसका फायदा है। लेकिन एक नकारात्मक प्रभाव ये भी होता है कई बार कि एक ही लेख पता चलता है कि बहुत लंबे समय तक चल रहा है। तकनीक की अपनी सीमाएं हैं, अपनी सुविधाएं हैं, तो उसका अपने लाभ भी हैं। लेकिन समय आज का है और जिस तरह के हालात हैं, जो स्थितियां हैं हमारे सामने, उन स्थितियों में व्यंग की बहुत आवश्यकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पुराने समय में व्यंग भले ही स्वतंत्र विधा के रूप में नहीं था और आज हमारे पास एक स्वतंत्र विधा के रूप में है। आज हम, जब मुझे याद है कि राग दरबारी जब पहले पहल छपा था, तो जहाँ तक मुझे याद है उस समय उसको किसी ने व्यंग उपन्यास नहीं कहा था। ये तो बाद में व्यंग उपन्यास के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। तो ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं। प्रेमचंद की यहाँ बहुत सारी कहानियां हैं, उन कहानियों में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो व्यंग हैं, लेकिन हम उसको कितना समझ पाते हैं वो एक अलग मसला है। फिर आज कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता, इतने सारी विधाएं हैं व्यंग लेखन के लिए, संभावनाएं। पहले उपन्यास, व्यंग उपन्यास कोई लिखता नहीं था, लेकिन पिछले 20-30 साल में देखें तो व्यंग उपन्यास खूब लिखे गए हैं। और लिखे गए हैं इसलिए क्योंकि उनकी आवश्यकता है। सिर्फ भाव जगत पर कहानियां अगर लिखते रहेंगे तो विचार जगत जो है वो कमजोर हो जाएगा। और व्यंग लेखन जो है वो विचार का लेखन है, विचार जगत है, वो भावनाओं का संसार नहीं है, वो प्रेम कविता नहीं है। वो किसी को गुलाब का फूल देना है तो साथ में उसके कांटे भी देना है, तब व्यंग होता है। कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता हमेशा बनी ही रहेगी। आधुनिक समय में पत्रकारिता ने एक तकनीक की बात, एक सैनी जी ने कही थी, तो पत्रकारिता भी एक तकनीक है। आज से 100 साल पहले वो एक तकनीक ही थी। हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की थी तो उस समय लेटर प्रेस हुआ करती थी। नया नया कॉमसेट डिपार्टमेंट देखा भास्कर में हमने, तो वहाँ इतनी ठंड होती थी कि पूछिए मत, लेकिन बिना उसके चलता ही नहीं था काम। तकनीक थी, हाथ से कंपोजिंग करने का झंझट खत्म हुआ, सीधा मशीन पे ही प्रूफ चेक कर लेते थे। तो ये एक तकनीक का हस्तक्षेप आया, लेकिन इससे पत्रकारिता का विस्तार हुआ। और जैसे पत्रकारिता का विस्तार हुआ, आप देखिए कि व्यंग का भी उसी तरह से विस्तार हुआ है। पत्रकारिता ने एक बड़ी भूमिका निभाई है व्यंग को स्थापित करने में, उसका विस्तार करने में। सारे अखबारों में, लगभग पत्रिकाओं में व्यंग के स्तंभ हैं। और बहुत सारे अखबार अब चूंकि कोरोना के बाद से डिजिटल हो गए हैं, उसके बावजूद उनमें कॉलम हैं और छपते हैं, हम भी लिखते हैं। तो एक ये है कि पत्रकारिता ने उसे स्वतंत्र पहचान दी है। और राजनीतिक, सामाजिक और जो सांस्कृतिक स्थितियां हैं, लगातार पिछले 2-3 दशकों में बनी है। मैं इसे करता हूँ कि 1991, 1991 जो है वो एक माइलस्टोन मैं मानता हूँ, जहाँ से भारतीय समाज में परिवर्तन का दौर एक शुरू हुआ था, आर्थिक उदारीकरण के साथ। ये किसी पार्टी का मसला नहीं था। ऐसा नहीं है कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी
और मनमोहन सिंह ने ये शुरुआत की थी, तो ये आर्थिक उदारीकरण कांग्रेस लेके आई थी, तो उसकी आलोचना की जाए। उस आर्थिक उदारीकरण का उस समय कांग्रेस की नीतियों का विरोध करने वाले लोग आज उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जो है बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा आर्थिक उदारीकरण लाई है, ये एक तथ्य है। जबकि मुझे याद है कि 91 में वही भाजपा उसके खिलाफ थी, खड़ी थी। तो ये विरोधाभास है। अब इस विरोधाभास को आप व्यंग में ही प्रकट कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटके एक लेखक का मेरा अपना मानना है कि व्यंग लेखक को किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं होना चाहिए। उसको स्वतंत्र होना चाहिए, अपने विवेक के अनुसार, और खाली तथ्यों पर नहीं। तथ्य तो प्राइमरी है ही, प्राथमिक है ही, लेकिन उसको उन तथ्यों का, उन स्थितियों का क्या प्रभाव हो सकता है, इसका भी मूल्यांकन करना चाहिए। अब देखिए, आज परसाई जी की रचना समूह में हम लोगों ने पढ़ी। मेरे ख्याल से ये रचना शायद 1960 के आसपास की रही होगी, क्योंकि 20 साल बाद की जिक्र है, तो आज़ादी के 20 साल बाद की ही रचना मैं मानता हूँ उसको। वो रचना आज भी लगता है कि जैसे अभी आज के समय के लिए लिखी गई है। स्थितियां उस समय से और बदतर हुई हैं। तो ये लेखक की, एक व्यंग्य लेखक की दृष्टि होती है कि वो सिर्फ तात्कालिक ही नहीं होता, वो भविष्य की तरफ भी इशारा करता है, उसकी तरफ भी संकेत करता है। आज जो समाज हमारे सामने, एक व्यंग्य लेखक अगर आज उस समय को देखते हुए अगर आने वाले समय की बात करता है, कुछ ऐसा संकेत दिया जाता है जो 20 साल बाद, 30 साल बाद के समय को इंगित करे, उसकी तरफ इशारा करे, और 30 साल 40 साल बाद कोई उसको पढ़े तो लगे कि ये आज की ही बात है। ग्रीटिंग कार्ड एक कल्चर है, मल्टीनेशनल कल्चर है ये पूरा। राशन कार्ड जो है वो भारतीय मजबूरी है। ये मजबूरी हमारी और कमजोर करती गई है हमें, और मल्टीनेशनल कल्चर वो बढ़ता गया है। ये व्यंग की दृष्टि, ये 40 साल पहले भी थी, 50 साल पहले भी थी, और आज भी इसी की आवश्यकता है। बिना इसके व्यंग लेखन का कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि व्यंग की आवश्यकता आज के समय में पहले से अधिक है। जीवन में विरोधाभास और विसंगतियों के नए नए रूप सामने आ रहे हैं, और जितना जीवन विसंगतिपूर्ण, विरोधाभासपूर्ण होता जाता है, उतना ही व्यंग के लिए अवसर बनता जाता है, उसकी आवश्यकता बनती जाती है। क्योंकि व्यंग लेखन एक तरह का प्रतिरोध है, वो सिर्फ हंसाना, गुदगुदाना नहीं है। पूरे लेख में 500 शब्दों का या 1000 शब्दों का एक लेख है, हो सकता है उसमें 2 या 4 पंक्तियां या अंत में की कुछ पंक्तियां वही असली व्यंग हो। सारा लिखा हुआ वो व्यंग न हो। जैसे परसाई जी की बहुत सारी रचनाओं में मैंने पाया है कि 2-4 लाइन अंतिम जो है, वो वहां जाकर के व्यंग अपने उत्कर्ष पर होता है, वही असली व्यंग होता है। बाकी तो उसकी भूमिका हो जाती है। वो अगर है तभी वो महत्वपूर्ण है, और उसकी ही आवश्यकता है। वही प्रतिरोध है, और ये प्रतिरोध के बिना व्यंग संभव नहीं। बहुत सारी मैंने कुछ बातें इधर उधर की कह दी हैं। व्यंग एक आलोचना है अपने आप में, व्यंग लेखन अपने आप में एक आलोचना है। मेरा मानना है अपने समय की, अपने परिवेश की, उसकी आलोचना ही करना एक तरह का व्यंग है। मैं व्यंग को आलोचना से अलग नहीं मानता हूं।
हाँ, हम सीधे सीधे समाज की आलोचना करते हैं, अपने समय की आलोचना करते हैं, किसी किताब की आलोचना नहीं करते हैं। दूसरे आलोचक दूसरे के लिखे हुए की आलोचना करते हैं, हम दूसरे के लिखे हुए की आलोचना नहीं करते, हम मूल पर प्रहार करते हैं, मूल को परखते हैं। यही व्यंग है, और इसलिए इसकी आवश्यकता, इसकी जरूरत हमेशा रहेगी, हमेशा रही है। मुझे बोलने के लिए इतना समय दिया गया और मैंने काफ़ी समय ले लिया है। मेरे ख्याल से सैनी जी जो है मुझे पुरस्कृत कर सकते हैं कि मैंने पर्याप्त समय लिया विस्तार से। तो अंत में जैसा होता है कि मैं फिर अपनी मस्करी पे आ जाता हूँ। तो बहरहाल मैं धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए। लेकिन ये गंभीर मुद्दा है, इस पर और बातचीत होनी चाहिए। मुझे लगता है कि व्यंग की आवश्यकता तो है ही, लेकिन अब इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि जो कुछ लिखा जा रहा है वो कैसे एक तो व्यापक समाज तक पहुंचे, और दूसरा जो लिखा जा रहा है उसमें से थोड़ा सा छटनी भी हो। ऐसा नहीं है कि वेद प्रकाश ने जो कुछ लिख दिया वो सब महान है, कूड़ा बहुत लिखा है मैंने। तो उसकी छटनी करने का काम भी हम लोगों को करना चाहिए। सैनी जी ने कई बार मुझसे कहा कि रचनाएं भेज दीजिए, रचनाएं भेज दीजिए। मैं नहीं भेजता हूँ, चिप्पी मार जाता हूँ, इसलिए कि लिखता तो मैं रहता हूँ, लेकिन मैं छपने लायक नहीं मानता हूँ उसको। मैं समूह में क्या डालूंगा? लिखना एक है, आदत है, एक व्यंग्यकार के तौर पे ये भी एक समस्या है कि एक आदत है चूंकि लिखने की, मैं लिखता हूँ, लेकिन छपने के लिए बहुत कम भेजता हूँ। मुझे जब लगता है कि हाँ बात कुछ दमदार हुई है तब। बाकी तो पत्रकारी अभ्यास है लिखने का। बहरहाल धन्यवाद आप सबका, आपने इतने मनोयोग से सुना, और उम्मीद है कि मेरी बात से सहमत असहमत होंगे और इस बात को कुछ आगे बढ़ाया जाएगा। बाकी सुभाष जी की बारी है अब, और वो मेरे भी वरिष्ठ है, हालांकि वो गरिष्ठ नहीं है, एक बात मैं जानता हूँ। बहुत आत्मीयता उन्होंने दी हमें, तो अब हम उनको सुनेंगे। धन्यवाद। जी सैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश जी। आपने व्यंग्य की आवश्यकता पर जितने कोण हो सकते हैं या हैं उस पर बात की, और उसकी आवश्यकता बातचीत की। महत्वपूर्ण बात यह कही कि व्यंग भाव जगत का लेखन नहीं है, वो विचार का लेखन है। आप अगर विचार रखेंगे तो विचार के ही माध्यम से हम एक कोई परिवर्तन की या बेहतरी की आशा कर सकते हैं। और प्रतिरोध का, समाज में अगर प्रतिरोध नहीं होगा तो कोई दिशा भी नहीं होगी। मतलब प्रतिरोध बहुत आवश्यक है, और प्रतिरोध ही व्यंग्य का महत्वपूर्ण तत्व है मेरा। जैसे कि हमारे तिवारी जी कहते हैं कि मैं व्यंग्य को असहमति मानता हूँ। असहमति होना चाहिए हमारी लोकतंत्री व्यवस्था में। असहमति के बिना लोकतंत्र नहीं रह सकता। उसी तरह समाज में, साहित्य में अगर प्रतिरोध है तो व्यंग्य है, और अगर प्रतिरोध नहीं है, क्योंकि व्यंग्य का माध्यम प्रतिरोधी ही होगा। देखिए, और मैं इस पर और विस्तार से बातचीत होगी, और उन्होंने कुछ चीजें खोली हैं, और हमारे साथी सुभाष चंद्र जी इस पर और विस्तार से बातचीत करेंगे। मैं बहुत सम्मान के साथ, बहुत आदर के साथ सुभाष चंद्र जी को आमंत्रित करता हूं कि भाई आज का जो विषय है आधुनिक समय में व्यंग्य की आवश्यकता, इस पर अपनी बात रखें। श्री सुभाष चंद्र जी। सभी को नमस्कार। वेद प्रकाश जी ने लगभग सभी को समेट लिया है, और सारी बातें लगभग हो ही गई हैं। बहुत ज्यादा कहने को नहीं है इसमें। भाई आधुनिक समाज और व्यंग पर बात करते हुए
मुझे कुछ और बातें करनी है जो हो सकता है आधुनिक समाज से भी थोड़ी सी अलग हो जाए, और मैं वर्तमान व्यंग की चुनौतियों पर और उन चिंताओं पर बात करना ज्यादा चाहूंगा जिन पर मैं सोच रहा हूँ लगातार, और जो गंभीर पाठक हैं वो भी सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं इस पर कि व्यंग कहाँ गया, जो बड़ा व्यंग है वो कहाँ चला गया है। और बड़ी रचनाएं, वो रचनाएं जो आनी चाहिए थी हम तक, वो रचनाएं कहाँ चली गई, चाहे वो समाज की हैं, चाहे वो राजनीति की हैं, वो शिक्षा की हैं। हम उन रचनाओं पर ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं जो रचनाएं हमें हमारी सहूलियत के अनुसार आ रही हैं, जिन रचनाओं में हमें डर लगने की गुंजाइशें कम है, जिन रचनाओं से हमें लगता है कि हम ज्यादा कुछ ना कहें और कुछ व्यंग जैसी कुछ चीज कह दें जो भाषा के स्तर पर अच्छी हो, शिल्प के स्तर पर अच्छी हो, थोड़ा बहुत विसंगतियों पर प्रहार भी कर ले, और जहां पर हमको लगता है कभी कभी हम गहराई में भी चले जाएं। बड़ी चीजें, अगर आप बात करें बड़ी चीजों की, तो व्यंग में बड़ी चीजें लगातार कम होती जा रही हैं और ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय है कि हम परसाई पर हम लगातार बात कर रहे हैं, हम शरद जोशी पे बात कर रहे हैं, हम शिवलाल शुक्ल पे बात कर रहे हैं, लेकिन हम रविन्द्रनाथ त्यागी और बहुत सारे व्यंगकारों के आसपास ज्यादा हैं, उनका हम अनुसरण ज्यादा कर रहे हैं। परसाई से हम लगभग एक सुरक्षित दूरी बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कम लेखक हैं जो व्यंग जैसा व्यंग लिख रहे हैं, जिस व्यंग की आवश्यकता है वो व्यंग लिख रहे हैं, और कोई अपवाद नहीं है, ना सुभाष चंद्र अपवाद है, ना कोई और अपवाद है। सब हम वहीं से बचते बचाते लिखने की जो प्रवृत्ति हमारे बीच में आ रही है, इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। ये प्रवृत्ति बहुत दिक्कत वाली है, और ये प्रवृत्ति बहुत कुछ कह रही है। ये प्रवृत्ति कह रही है, और जिस तरह से अगर ये प्रवृत्ति ऐसे ही कुछ साल और चली तो धीरे धीरे व्यंग फिर मजे के रूप में आ जाएगा, हास्य आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, थोड़ी बहुत चीजें आएंगी, लेकिन हमने अपने जो गंभीर विषय थे, मैंने बंबई में भी कहा इस बात को, और मैं आज भी कह रहा हूं कि ये समय डरे हुए लेखकों का समय है। वो लेखक जो खुद को व्यंग्यकार कह रहा है, वो लेखक जिसके ऊपर सामाजिक जिम्मेदारी, वो लेखक जिसका लेखन, व्यंग का तो काम ही सरोकारी लेखन है, वेद प्रकाश जी ने बड़ा अच्छा भी कहा। सरोकार पर हमको बात करनी है, जनोन्मुखता पर हमको बात करनी है, हमको लेमैन पर बात करनी है, जमीन पर जो से जुड़ा हुआ आदमी, जमीन पर जो बैठा हुआ आदमी है, उसको उठाने की बात करनी है, हमको ये सब बातें करनी है, और इनको लेके हमको गंभीर सरोकार से जोड़ना है। उनका दर्द, व्यंग क्या है? व्यंग जो है एक तरह से आवाज है उसकी। हम जब किसी गरीब के दर्द का, किसी गरीब की परेशानी का अनुवाद अपनी भाषा में कर लेते हैं और उसके बाद उस अनुवाद पर अपनी प्रहारात्मक टिप्पणियां देते हैं, अपने सरोकारों को जोड़ते हुए उस तरीके से पाठक तक पहुंचाते हैं कि पाठक जब उसे पढ़े या उसे सुने तो उसे करुणा, खींच या आक्रोश की प्राप्ति हो, उसे प्राप्ति मिले। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है कि एक माहौल बने विसंगतियों के खिलाफ, विद्रूपों के खिलाफ, जो कुछ भी अवस्था जो चल रही है उसके खिलाफ एक माहौल बने। ये व्यंग का काम था, और हम धीरे धीरे, अभी का जो व्यंग है, चाहे मैं लिख रहा हूँ या कोई और लिख रहा है, नाम मैं किसी का नहीं ले रहा,
हम शायद बच रहे हैं, हम शायद अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा हो रहा है ना, तभी तो आप नहीं लिख रहे। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया, समाज में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है, राजनीति में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब जगह पर सब कुछ अच्छा है, इसलिए हम उन पर बात नहीं कर रहे हैं। हम किस पर बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि पुरस्कारों की राजनीति पर हम बात कर रहे हैं, हम हास्य लिख रहे हैं, जैसे सुभाष चंद्र हास्य लिखते हैं, कोई कभी व्यंग लिख देते हैं। हम बात कर रहे हैं उन मुद्दों पर जिनमें हमें खतरे नहीं है, जिनमें हमें डर नहीं है। और डर तो झेलना पड़ेगा, खतरे तो उठाने पड़ेंगे। मेरे सामने महेंद्र कुमार ठाकुर बैठे हैं, मेरे दाएं हाथ पर। महेंद्र कुमार ठाकुर ने डिप्टी कमिश्नर की डायरी लिखी नौकरी में रहते हुए, और कुछ जगह पर शिल्प की दृष्टि से कहीं से कुछ दिक्कत भी हो, लेकिन वो रचना अपनी साहसिक गति के कारण बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो रचना जल में रहकर मगरमच्छ से जो बैर है उसके सिद्धांत को आपके सामने लाने की कोशिश करती थी। इसके कारण उन्होंने कष्ट भी झेले, परसाई ने के साथ दिक्कत हुई, बहुत सारे मित्रों के साथ दिक्कत हुई। हम वो दिक्कत तो नहीं भुगतना चाहते, हम वो डर तो नहीं भुगतना चाहते, लेकिन हम व्यंग्यकार बने रहना चाहते हैं। हमको लगता है वो जो हम चटक टिप्पणियां लिखते हैं, हम जो वो मजेदार सा कुछ लिखते हैं, हम वो कुछ बीच बीच में जो सुई सी चुभो देते हैं, या कभी कभी हम सीधा सीधा स्पष्ट भी हो जाते हैं, अभीरा में भी लिख जाते हैं, तीखापन भी दिखाते हैं, प्रहार भी दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन हम मूल जो प्रहार जहां पर होना है वहां से लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं, क्षमा चाहूंगा, बहुत कम लोग हैं, 20% भी लोग शायद नहीं है जो उधर ध्यान दे रहे हैं। लिखना तो दूर की बात है, हमने मान लिया सब कुछ ठीक है, हम लिखेंगे नहीं उधर, रामराज चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, सब एवरीथिंग इज ओके फाइन, बढ़िया, सब बढ़िया है, सब लिखते रहो, जो हम लिख रहे हैं वही व्यंग है, ये भी मान के चलो। ये समय ऐसा ही है, और हमें इस समय पर ऐसी ही प्रतिक्रियाएं देनी है। हमें अखबारों में, पत्र, उसमें अभी किस शायद प्रकाश भाई ने कहा कि व्यंग को संक्षिप्तीकरण की आवश्यकता है। संक्षिप्तीकरण की वही उसी संक्षिप्तीकरण की आवश्यकता है जिसमें 350-500 शब्दों में जहां बात शुरू होती है वहीं खत्म हो जाए। परसाई को तो नहीं जरूरत पड़ी संक्षिप्तीकरण की, शरद जोशी को भी नहीं पड़ी सरकार का जादू में जीप पे सवार लिया में, श्रीलाल जी को राग दरबारी में नहीं जरूरत पड़ी, कुंती देवी का झोला में जरूरत नहीं पड़ी, सहारनपुर में कुछ दिन में जरूरत नहीं पड़ी, एक देहाती की नजर में शहर के 100 मीटर में जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत हमको पड़ रही है छोटी छोटी चीज लिखने के लिए, पाठकों से को अखबारों के कॉलम के हिसाब से अपने आप को फिट करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए हम व्यंगकार हैं, हम लगातार लिख रहे हैं, हम दिखते भी रहें, बिकते भी रहें, समझ में भी आते रहें, हम कह क्या रहे हैं उस पर हमारा कोई बहुत ना तो अधिकार है और ना हमारी कोई बहुत इच्छा है। मित्रों, शायद मैं तीखा हो रहा हूँ, थी कुछ बातें मेरे दिमाग में, मैं भी किसी पार्टी के साथ वोट देता हूँगा, बड़ी अलग बात मैं कह रहा हूँ, मेरी भी कोई विशेष विचारधारा होगी, लेकिन वो विचारधारा सुभाष चंद्र नाम के आदमी की होगी, वो सुभाष चंद्र नाम के व्यंग्यकार की विचारधारा नहीं होगी। जब सुभाष चंद्र विचारधारा के स्तर पर व्यंग लिखेगा, व्यंग जब लिखेगा तो वो यासीन कमीना मर गया लिखेगा, वो कबूतर की घर वापसी लिखेगा, वो मजाक नहीं लिखेगा। जबकि आपको ये देखना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि आप सब परसाई बन जाए, तो शरद जोशी तो बनो, श्रीलाल जी तो बनो, कहीं तो कुछ किसी के प्रति जिम्मेदारी हमारी हो, कहीं तो किसी के प्रति हमारा अपने समाज के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने व्यंग्यकार धर्म के प्रति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो। लेकिन
क्षमा चाहूंगा, हम लगातार, जैसे होता है ना कि सुरक्षित दूरी, बड़ा अच्छा लिखा रहता है कि सेफ डिस्टेंस विद दिस एंड दिस एंड दिस, हम सेफ डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं सरोकारी व्यंग से। लगातार हम सरोकारी व्यंग से, गंभीर व्यंग से, तीखे व्यंग से एक दूरी बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपका राजनीति के प्रति आपका नहीं लिख पा रहे, जैसे मैं राजनीति पर नहीं लिख पाता, मुझे समझ ज्यादा नहीं आती। और भी तो बहुत सारी चीजें हैं, आप देखिए, अब ढूंढ पढ़िए, मतलब मेरी बात पर विश्वास मत करिए, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं बस जो हूँ किसी चीज को लेकर, हो सकता है मेरे दिमाग में कुछ लोगों के प्रति खराब वो हो कि नहीं ये तो खराब ही लिखेंगे, हो सकता है, लेकिन समग्र व्यंग का मूल्यांकन करके देखिए कि इस समय का जो व्यंग है उसमें एक्चुअल में वास्तविक तौर पर कितना व्यंग है। देखिएगा, आप देखिएगा कि लगभग 80% से भी अधिक व्यंग उन रचनाओं का है, और वो रचनाएं उसमें हैं, उस व्यंग में, कि जो रचनाएं बहुत बड़ी बात कहने से बचने की कोशिश करती हैं। वो बातें हैं जो सामान्य बातों को, घिसी पिटी बातों को, बहुत सारी बातों को, हम साहित्य से जुड़ी हुई चीजों को, प्रशासनिक विसंगतियों को, शिक्षक जगत की कुछ विसंगतियों, जिनमें कोई बहुत दिक्कत नहीं आनी है, बहुत दिक्कतें नहीं आ रही उन विषयों पर, उन पर हम लिखे जा रहे हैं, लगातार लिखे जा रहे हैं। जब कोई सुभाष चंद्र बोलेगा तो उसका, सुभाष चंद्र ने क्या लिख दिया, तो खुद हाथ से कहानियां लिखता है भाई, है ना। लेकिन यार सुभाष चंद्र कबूतर की घर वापसी भी लिखता है, सुभाष चंद्र थाने में बयान भी लिखता है, सुभाष चंद्र नेताजी संघर्ष कर रहे भी लिखता है, लिखेगा, उसकी नेचर अलग हो सकती है, तो अपने सवालों से मुझे राजनीति समझ में नहीं आती ना, मैं नहीं लिख पाता राजनीति में ना, लोगों को समझ में आती थी, जो लिखते थे उन लोगों ने भी लिखना बंद कर दिया है। ये क्या हो रहा है? आपको एक समय आ गया कि आपको समझ में आनी चीजें बंद हो गई। हम कहते हैं हमने पाठकों पर दोषारोपण करना शुरू कर दिया, पाठक नहीं पढ़ता सा, यार व्यंग के कॉलम बंद हो रहे हैं, लिखो तो सही, क्यों कॉलम बंद हो रहे हैं? अपने आप से भी तो पूछ के देखो, क्यों छापेगा अखबार तुम्हारे साहित्यिक? वो कुछ कहने की बात भी तो करो। अजीब चक्कर चल रहा है इन दिनों, साहित्य 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 की विसंगति, साहित्य की विसंगति है, वही दो चार छोटे मोटे, वही 1000 लाख 2 लाख के पुरस्कार, वही सम्मान, वही अध्यक्ष मुख्य अतिथि फलाना ढिमाका, उस पर ही लगातार बातें होती जा रही है, लगातार बातें होती जा रही है, उस पर व्यंग आ रहे हैं, उसी पर सब चीजें आ रही हैं। कभी थोड़ा सा प्रशासन उठा लिया, थोड़ी सी शिक्षा उठा ली, थोड़ा सा नौकरियां उठा ली, ये सब वो सब। अरे यार, क्यों हो रहा है ये सब? मैं नहीं जानता है कि, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे सोचने का तरीका गलत हो मेरी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा पाठक, मेरा श्रोता, मेरा लेखक गलत हो सकता है, लेकिन मेरा पाठक गलत नहीं हो सकता। मेरा पाठक व्यंगकारों से, सुभाष चंद्र समेत सब सबसे कुछ ऐसा पढ़ना चाहता है जो मेरे मन की बात कहता हो, जो मेरे मन के दर्द की अभिव्यक्ति को देना चाहता हो, देने की इच्छा करता हो, देने की कोशिश करता, सफल हो ना हो, दैट इज द सेपरेट इशू। लेकिन जब आप लगातार कुछ और दिए जा रहे हैं मेरी जरूरतों से, भूखे को आप रोटी देते हैं, भूखे को आश्वासन नहीं दे सकते। भूखे का पेट चॉकलेट से नहीं भरेगा, भूखे का पेट रोटी से भरेगा, चावल से भरेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप भूखे को रोटी ही दें। रोटी गली हो सकती है, रोटी कच्ची हो सकती है, रोटी जली हुई हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि उसे रोटी होना चाहिए। भूखे को चॉकलेट दिखाना पाप है, और व्यंग की दुनिया में तो ये 100% पाप है।
तो मैं नहीं जानता कि मैं ठीक हूँ, और मैं अपने आप को भी इससे अलग नहीं रखना। मैं भी आप ही के साथ हूँ। मैंने जितनी बातें मैंने कही हैं इन सब में मैं भी एक हिस्सेदार हूँ। बहुत कम लोग हैं जो काम कर रहे हैं। हो सकता है वो शिल्प के मामले में सुभाष चंद्र जितने मजबूत ना हो, ज्ञान चतुर्वेदी जितने मजबूत ना हो, लेकिन वो अपने सरोकारों के मामले में गंभीर है। नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम सब देखते हैं वो अलग दिखते हैं। उनकी पोस्टों पे 4 लोग आते हैं, 10 लोग आते हैं। सुभाष चंद्र 500 आते हैं, उन पे 4 आते, 5 आते, 8 आते, 10 आते, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं लिखने की। और जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं तब आप अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा लेते हैं, अपने लेखक होने पर प्रश्न चिन्ह लगा लेते हैं। और व्यंग्यकार तो आप कितने हैं कितने नहीं, वो आपको सोचना पड़ेगा। मित्रों, शायद मैं ज्यादा देर बोल गया, क्योंकि सारी बातें तो वेद प्रकाश जी ने कही दी थी। और फिर भी एक बात हर बार एक बार शेयर कहता हूँ कि ना तो समय खत्म हुआ है, ना वक्त जो ने हमको पीछे छोड़ा है। अभी वक्त है, अभी है, समय है। अभी हम चाहें तो जो हमारा व्यंग्यकार धर्म है उसके निर्वाह के लिए भी कुछ कर सकते हैं। चाहें तो हम बाकी हम सब कुछ लिखें। सुभाष चंद्र हास्य कहानियां लिखते रहे, बाकी लोग साहित्य पे लिखते रहे, इधर पे उधर पे सब पे लिखते रहे, लेकिन जो जिस चीज की हमारे समय को ज्यादा जरूरत है, बहुत सारी चीजों पे तो बात नहीं हो रही है, उन बातों पर भी 100 में से एक बार करें, बात तो करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, नमस्कार करता हूँ। और अगर आपको कोई सवाल हो आपके दिमाग में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 6-7 लोग हैं हम, और गंभीर चर्चा में 6-7 लोग भी बहुत हैं। ठीक है, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। आपने आज की स्थिति में व्यंग्यकार और व्यंग्य लेखन पर बहुत गंभीरता से बातचीत की, और मूल जो बातें हैं उस पर आपका रेखांकित करने वाला वक्तव्य रहा कि हम सरोकारों से बचकर लिख रहे हैं, हम अपने को बचाकर लिख रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं लिख रहे हैं जिसमें हमें किसी प्रकार की दिक्कत आए। और आपने पत्रकारिता की भी बात की कि व्यंग्य के स्तंभ कम हो रहे हैं, उनकी शब्द सुकड़ रहे हैं, उनकी शब्द संख्या कम कर दी है, ये खत्म हो रहा है। मैं जहां तक सोचता हूं या मैं जब विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि अखबारों से कहानियां कम हो गई, साहित्य के पृष्ठ में कहानियां खत्म हो गई, साहित्य के पृष्ठ से कार्टून खत्म हो गए, साहित्य के पृष्ठ से कविता कम हो गई, किंतु आज बेहतर कविता लिखी जा रही हैं, बहुत कहानी लिखी जा रही हैं, और उनके प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी कहानियां आ रही हो, कविता के माध्यम से आ रही हो, या लघु अखबार या लघु पत्रिकाओं के माध्यम से कहानियां लिखी जा रही हैं। उन्होंने कभी यही शिकायत नहीं की कि हम कहानी के लिए नहीं है। मैं एक अच्छा उदाहरण है, एक 10-15 साल पुराना का संस्मरण है मेरा, कि मैं जबलपुर से दिल्ली आया और इंडिया टुडे के ऑफिस में गया, और इंडिया टुडे के ऑफिस में जाके हमने बोला कि उस वक्त 2-4 महीने हुए थे, 1-2 महीने हुए थे कि उन्होंने कहानी बंद कर दी थी छापना। तो मैंने उनसे यही सवाल किया था साहित्य संपादक से, तो मैंने कहा आपके पत्रिका में बहुत दिनों से कहानियां नहीं आ रही, वजह क्या है? तो बहुत संजीदगी से उन्होंने जवाब दिया था कि सैनी जी, आप सवाल कर रहे हो कि कहानियां नहीं आ रही हैं, किंतु कहानी बंद हुए 3-4 महीने हो गए हैं, एक भी पत्र
ना पाठक की तरफ से आया, ना लेखक की तरफ से आया कि कहानी आपने क्यों बंद कर दी। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है और हम सवालों से ही बचते हैं, सवाल करने से ही बचते हैं। ये बहुत बात है। मैं आज जो आवश्यकता की बात है, पूरी दुनिया में कोरोना फैला था और हमारे देश में भी कोरोना में, जिनकी कोई हिसाब नहीं है, कोई गिनती नहीं है, कितनी मृत्यु हुई थी, कितने लोग विस्थापित हुए थे, कितने लोगों ने उस विस्थापन का दर्द हुआ था और रास्ते में खत्म हो गए थे। और संवेदनशील सरकार ऐसी थी कि उन पर रेलगाड़ियां चल रही थी, मृत्यु हो गई थी। किंतु उस बात पर ना किसी ने सवाल उठाया, ना लेखक की तरफ से, ना लेखक संघ की तरफ से, ना व्यंग्यकार की तरफ से, और ना कोई किसी प्रकार के कोई ऐसा व्यंग आया हो जिससे कि सरकार कुछ संवेदनहीनता से बाहर आए और सोचे कि हम कहीं गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। किंतु जो आप सुभाष चंद्र जी ने बात कही कि आज हम दिक्कत से बचना चाहते हैं, तो वो दिक्कत से बचने की एक वजह जो मैं महसूस करता हूं कि हम लोग खाए पिए लोग हैं, खाए पिए लोग व्यंग्य लिख रहे हैं, जिन्हें जिंदगी भर सुविधा से गुजारी हुई, उन्होंने जो कभी जीवन में कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए हैं बाहर, वो व्यंग्य लिख रहे हैं। और उन लोगों से हम इस तरह के व्यंग्य की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। जो बात जीवन से जुड़ा होगा, जो अपनी तकलीफ भोगा होगा, वो दूसरे की तकलीफ को महसूस कर सकता है। किंतु ऐसा बात नहीं है कि कुछ लोग भी, जैसा कि सुभाष चंद्र जी बोल रहे हैं, अभी समय है और इस पर गंभीरता से बातचीत होना चाहिए कि लोग लिखें अपनी बात। सरकार कोई भी हो, विचार कोई भी हो, क्योंकि समाज में अगर विसंगतियां हैं या सत्ता के साथ कोई विसंगतियां हैं, राजनीति में कोई विसंगतियां हैं, व्यक्ति में कोई विसंगतियां हैं, तो हमको लिखना चाहिए, हम उससे बचना नहीं चाहिए। कुछ नहीं होता, मैं आपको बताऊं कि किंतु हमारा डर सिर्फ यह है, वो व्यक्तिगत डर है कि आजकल पुरस्कार की चर्चा होती है, पुरस्कार वाला हमको पुरस्कार ना काट दे, या कोई सत्ता में लाभ मिलने की अपेक्षा है तो वो सत्ता से लाभ से हम ना बच जाए। ऐसी बहुत सी बातें हैं, तो इनको तो त्याग करना पड़ेगा जब भी होगा। और एक और बात जो मैं महसूस करता हूं कि परसाई के समय पर और उस वक्त में साहित्य में आंदोलन हुआ करते थे, समाज को लेकर, समाज की कमियों को लेकर आंदोलन होते थे, सत्ता के विरोध में आंदोलन साहित्यकार करते थे, उनका आंदोलन का एक रूप अलग होता था, और समाज में कोई कमियां होती थी तो आंदोलन होते थे, चाहे वो ट्रेड यूनियन के आंदोलन हो, चाहे सामाजिक जो समाजशास्त्री जो आंदोलन। किंतु आज का समय में आप पिछले 10-15 साल से हम महसूस कर रहा हूं, कोई आंदोलन नहीं हो रहा। मतलब क्या बात है कि आंदोलन की एक प्याज महंगी हो जाती थी तो सरकार पलट दी जाती थी आंदोलन से, है? और आज कुछ नहीं है। मतलब सरकार को इतनी घबराहट होती थी कि हमने प्याज कैसे महंगी कर दी है, आज इतना सब महंगाई है, इतनी अधिकता सब कुछ, तो आदमी चुप बैठा। तो लेखक को, मेरा ऐसा मानना है, को लिखना तो चाहिए, उसको आंदोलनकर्ता की भूमिका में भी आना चाहिए, अपने विचारों के साथ, अपने साथियों के साथ। और काफी बातें हो रही हैं आज हमारे बीच में, बहुत दिनों के बाद विजेश कानून आए हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि विषय सामने है, आपके मन में जो भी विचार हुए हों या सुनकर जो विचार हुए हो, उस पर अपनी बात रखें। विचार कानून। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी के साथ मैं आमंत्रित हूँ। जी धन्यवाद सैनी जी। नमस्कार। अब मेरा, और बहुत दिनों बाद जुड़ पाया मैं, और सारी चीजें बहुत अच्छे से वेद प्रकाश जी ने और
सर ने, सुभाष चंद्र जी ने बहुत व्यापक ढंग से बात कही है। मेरे पास तो कुछ खास कहना नहीं है, एक श्रोता की तरह आया था। और सैनी जी ने जो अभी आखिरी में उसको समअप करते हुए बात कही, वो तीनों चीजों से इस तरह से जुड़ती है कि मैं जो कहना चाह रहा था वो आपने कही। मतलब मैं बतौर पाठक की तरफ से भी बात करना चाहता हूँ कि हम, जैसा सुभाष चंद्र जी ने भी कहा था कि व्यंग लिखे जा रहे हैं और वहां तक पहुंच रहे हैं कि नहीं। तो जो परसाई का समय था, शरद जोशी का समय था, और जो पिछली सैनी जी ने बात कही कि तब आंदोलन की तरह होते थे, तो वो समय अब नहीं रहा, वो परिस्थितियां भी बदल गई। तो निश्चित रूप से व्यंग का पाठक भी बदल गया। मतलब हम अगर जो व्यंग करते हैं तो उसको पढ़ने वाले कितने हैं और उस व्यंग को समझने वाले कितने हैं। हम जो कहना चाहते हैं वो उस तक पहुंच ही नहीं रहा है, वो पढ़ना ही वो चाह रहा है जो सीधे सीधे उसको मिले। अब जब प्रतिरोध की बात आती है तो प्रतिरोध का तरीका, पहले साहित्य हुआ करता था, आंदोलन हुआ करता था, तो अब प्रतिरोध के तरीके भी बदलना पड़ेंगे। अब साहित्य प्रतिरोध का काम करने में कितना कारगर है ये देखें। क्योंकि हम जब व्यंग लिख रहे हैं, हम साहित्य लिख रहे हैं, उसमें व्यंजना लिख रहे हैं, व्यंग के जो औजार हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो औजार उस पाठक तक पहुंच ही नहीं रहे हैं जिसके लिए हम लिख रहे हैं कि भाई तू आंदोलन से जुड़ और प्रतिरोध का साथ दे। जब वो प्रतिरोध का साथ तब देगा, प्रतिरोध के साथ आंदोलन तब होगा जब उसको समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो उस तक पहुंच ही नहीं रहा है। अब इस बीच में क्या हुआ है कि वो जो पाठक है वो हमारा बदला दर्शक में। अब वो दर्शक हो गया, पढ़ना नहीं चाहता। अब उसके सामने या तो सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया में जो कुछ लिखा जा रहा है वो कितनों तक पहुंच रहा है, वो आपके फ्रेंड्स तक ही पहुंच रहा है, वो आम पाठकों तक, उन तक तो पहुंच ही नहीं रहा है। जैसा हम कहते थे कवि कविता लिखते हैं और कवि कविता पढ़ते हैं, उस तरह से अब व्यंग और उपन्यास के साथ भी हो रहा है। लेखक ही लिख रहा है और लेखक ही पढ़ रहा है। तो अब हम व्यंग जिसके लिए लिख रहे हैं, जिसको आंदोलित करने के लिए लिख रहे हैं, वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो हम क्या प्रतिरोध के लिए उसको इकट्ठा कर पा रहे हैं? तो हमारे औजार भी बदलना चाहिए। तो अब हो या रहा है कि देखें आप, कभी कभी ये देखेंगे कि ये विधा परिवर्तन भी हुआ है अच्छे लेखकों का। अब व्यंग आप देखें तो कुछ ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कुछ फिल्में आती हैं, बहुत सारी खराब आती हैं, हर जगह खराब है। लेकिन जब व्यंग की बात आती है तो कुछ सीरियल्स ऐसे आए हैं, कुछ धारा टीवी सीरियल्स ऐसे आए हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म में फिल्में ऐसे बनी हैं जिसमें श्रेष्ठ व्यंग है, वो हिम्मत भी है, साहस भी है, वहां कोई वो भी नहीं है, सेंसर भी नहीं होता है। तो वहां जो हम कहना चाहते हैं वो प्रतिरोध की फिल्में वहां आई हैं, आप देखेंगे तो उसमें वो सब मिलता है हमको जो हम व्यंग से अपेक्षा करते हैं। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि व्यंग शिफ्ट कर गया है, लेखन की बजाय इसका माध्यम बदला है। तो वो हम देखेंगे, जब बहुत सारा देखेंगे तो उसमें ऐसा व्यंग है जहाँ साहस है और वो बात सीधे सीधे कह रहे हैं। व्यंग में हम व्यंजना कर रहे हैं तो हमारा पाठक वहां तक पहुंच नहीं रहा। अब उसमें हम पत्रकारिता में अगर सीधे सीधे प्रतिरोध करना है तो वो नारे लगाना ही पड़ेंगे। तो वो विधा हमको वहां रोकती है कि हमारी चीजें नारे न बन जाए। तो नारे को बनना रोकना चाहते हैं, प्रतिरोध से जुड़ना भी चाहते हैं, तो आपका माध्यम ये इस समय कारगर है कि नहीं? क्योंकि अगर कारगर है तो उस तक पहुंचना चाहिए जिसको आंदोलन से जुड़ना है या प्रतिरोध करना है। तो ये चिंतन का और एक विषय, हमारे विमर्श का भी विषय होना चाहिए। क्या हम पुराने औजारों से इस तरह चलते रहेंगे? क्या ऐसा तो नहीं कि हम जो व्यंग कर रहे हैं उनको कहीं शिफ्ट हो जाना है, जो ज्यादा समूह से समाज के बहुत बड़े वर्ग तक जा रहा हो? क्या ये नहीं सोच सकते कि नुक्कड़ नाटकों का दौर फिर आ रहा है? क्या हाट बाजार में हमको नौटंकी नहीं करना चाहिए वापिस? क्यों हम साहित्य के पन्नों, हमको स्क्रिप्ट लिखना पड़ेंगी अच्छी, हमको ऐसी स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगी, उनका मंचन करना पड़ेगा, उनको ओटीटी प्लेटफॉर्म की फिल्मों में बनना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्री बनना पड़ेगा, हमको पर्चे ही बांटना पड़ेंगे व्यंग के। क्योंकि जहां तक लोगों तक पहुंचना है तो लोगों तक तो वो बात हम जो लिख रहे हैं वो अखबार न तो पहुंचने दे रहे हैं, तो उसमें 400 शब्दों में वही रम्य रचनाएं लिखना पड़ रही है, संपादकीय टिप्पणियां लिखना पड़ रही हैं। जिस व्यंग की हम बात कर रहे हैं वो समाज वो था जब राग दरबारी लेके पढ़ता था, यथासंभव लेके पढ़ता था, शरद जोशी को पढ़ता था, परसाई को पढ़ता था। लेकिन आज आपकी किताब कौन पढ़ता है? आज भी परसाई को ही पढ़ना पड़ रहा है जो पढ़ने वाले हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप, ये समय बदल गया है, आपको टारगेट वर्ग भी बदल गया है, आपको अपने टारगेट वर्ग की तरह से व्यंग को ले जाना पड़ेगा।
तो ये एक अपने आगे के किसी विमर्श का विषय भी हो सकता है। तो हमको इस तरह सोचना पड़ेगा कि हमको व्यंग में सब कुछ करा जा रहा है, हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वो सब वो नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वो घटिया है। कुछ लोग लिख रहे हैं तो वो बच बचा के लिख रहे हैं। क्यों बच बचा के लिख रहे हैं? बच बचा के इसलिए लिख रहे हैं कि आप जानते हैं कि आज का समाज ऐसा हो गया कि आप दो रुपए के बिना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, विरोध हो सकता है, एक थिएटर जला दिया जा सकते हैं, अखबार बंद हो सकते हैं, विज्ञापन मिलना बंद हो सकते हैं। तो व्यंग्यकार क्या करेगा? व्यंग्यकार शिफ्ट करेगा, वहां शिफ्ट करेगा जो दूसरे तरीके से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो हमको स्क्रिप्ट लिखना चाहिए, नाटक लिखना चाहिए, लोगों के बीच नाटक करना चाहिए, फिल्म बनाना चाहिए, और जहां सेंसर नहीं होता है वहीं दे सकते हैं। या आप सोशल मीडिया में देते हैं तो सोशल मीडिया में आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, ये सब चीज करना पड़ेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी आज बहुत आनंद आया, धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद विजेश जी। आपने आज के समय की जो सोशल मीडिया की ताकत है उसके माध्यम से हम अपनी को बदल सकते हैं। आज जो लेखन हो रहा है, लेखन में जो पाठक की कमी महसूस कर रहे हैं उसको भी बदल सकते हैं। और एक और बात है कि हमारे टारगेट वर्ग भी बदल गया, पाठक का टारगेट वर्ग है वो भी बदल गया। तो ये बदलाव हो रहा है, इस पर बातचीत होना चाहिए। और निश्चित है कि आपने बड़ी चिंता की बात कही कि इस पर भी बातचीत होना चाहिए। अब मैं हमारे साथी डॉक्टर रमेश तिवारी जी से बातचीत कहूंगा कि वो अपनी कुछ बात रखें, उसके बाद हम लोग फिर डॉक्टर रमेश तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी सर। सभी वक्ताओं को सुना और मुझे अच्छा लगा कि मुद्दों पर हम लोग केंद्रित एक विमर्श कर रहे हैं। और मुझे जो समझ में आता है कि व्यंग्य जो है वो हमको जीवन के प्रति, जीवन की विसंगतियों के प्रति, विद्रूपताओं के प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण देता है। और जब मैं जीवन के प्रति, जीवन की विसंगतियों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण की बात करता हूँ तो उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी प्रकार का जीवन शामिल है, धार्मिक प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं। और इन सब चीजों में एक परंपरागत जो जीवन दृष्टि है और एक आधुनिक जीवन दृष्टि है। चूंकि हमारा विषय है आधुनिक समाज में व्यंग्य की आवश्यकता, तो आधुनिक हम तभी होंगे जब परंपरागत जीवन की जो दृष्टि है उसमें जो चीजें आज समय के अनुसार उपयोगी नहीं है, आवश्यकताओं के अनुसार उपयोगी नहीं है, तो हम उनको छोड़ते चलते हैं और उनके बरक्स नए जीवन मूल्य निर्धारित करते चलते हैं। जैसे जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, लिंग आधारित भेदभाव ये परंपरागत जीवन दृष्टिकोण से ही उपजी हुई चीजें थी। जब जैसे जैसे हम आधुनिक होते गए हैं तो उन मान्यताओं को दरकिनार करते हुए आज हम कहीं बाजार में जाते हैं, चाय वाले से हम उसकी जात नहीं पूछते। ये आधुनिकता है। आधुनिक जैसे जैसे हम होंगे वैसे वैसे हमको स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये 3 मूल्य हैं, ये सब आधुनिक जीवन मूल्य हैं। तो इन मूल्यों की ओर हमको बढ़ना पड़ेगा, तभी हम आधुनिक होंगे। तो और ये स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा अंबेडकर का दिया हुआ टूल है। तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जिसको पसंद होगा, जिसको यथास्थिति से असहमति पसंद होगा, जिसको नवीन जीवन मूल्य पसंद होंगे, उसके लिए और ऐसे हर समाज के लिए व्यंग्य उपयोगी होगा। यही व्यंग्य की आवश्यकता है। इसलिए व्यंग्य हमें आधुनिक बनाता है, यथार्थ से असहमत होने की एक अलग तार्किक दृष्टि देता है, जीवन के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण देता है, और इन सभी चीजों की आवश्यकता हमें आधुनिक बनने की बुनियाद में रखनी होती है। इसलिए आधुनिक समाज में व्यंग्य अनिवार्य है, व्यंग्य की उपादेयता है, आवश्यकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। बाकी जो बातें आई जितनी भी, उन सब बातों में कुछ चीजें थी कि पहुंच कम हुई है। मुझे लगता है कि पहुंच कम नहीं हुई, पहुंच अभिव्यक्ति के अवसर बढ़े हैं। आप
उन दिनों को याद करिए जब एक रचना लिखी जाती थी, भेजी जाती थी और न जाने कब छपेगी नहीं छपेगी। यहाँ तो यह है कि आपने लिखा और खट से फेसबुक पे डाला और धड़ाम से वो पूरी दुनिया में फ्लैश कर गया और उस पर दुनिया भर की टिप्पणियां आ रही हैं। तो पहुंच आज बढ़ा है, रीच आज बढ़ी है लेखन की। ये अलग बात है कि जो उत्पादन है, जो हम लिख रहे हैं, उसकी गुणवत्ता में ह्रास हुआ है। वो ह्रास होने के पीछे कारण यही है कि हम चाह तो रहे हैं कि हमारी पहुंच बढ़े, लेकिन हम जो लिख रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या है उसके प्रति हमारा शायद सरोकार कम हुआ है। और दूसरी बात जो भारद्वाज जी ने कहा कि लेखक को किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं होना चाहिए। अच्छा हुआ कि सुभाष जी ने उसको बाद में करेक्ट कर दिया कि वो नुमाइंदा हो सकता है, लेकिन लिखते समय वो किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं है। यही फर्क है। एक व्यक्ति की अपनी निजी पसंद हो सकती है। ये ऐसे ही है जैसे एक व्यक्ति जब चौकीदारी करेगा तो वो चौकीदार है, उस समय उसकी निजी पसंद मायने नहीं रखती। अगर बेटा भी उसका चोरी करने जाएगा वो उसको भी पकड़ लेगा। तो लेखन एक जिम्मेदारी का काम है। बस एक लाइन, अगर जिम्मेदार हम हैं तब तो हम लेखन कलम छुएं, और नहीं तो फिर कलम को छूने की जरूरत नहीं है। बहुत वो रिस्की चीज है कलम, बंदूक से ज्यादा खतरनाक चीज है। तो हम उस जिम्मेदारी के साथ अगर कलम छूते हैं और उस जिम्मेदारी में सकारात्मकता के साथ काम करते हैं, न कि अपने आग्रह या पूर्वाग्रह के साथ। और सकारात्मकता का केंद्र क्या होगा? बहुजन का हित, अधिकांश जन का हित, और नीतिगत सिद्धांतों के आधार पर चलना होगा। ये जब सिद्धांतों की बात करेंगे तो विचार आ ही जाएगा, बिना विचार के व्यंग्य नहीं रचा जाएगा। तो इसलिए विचार तत्व भी होना चाहिए, अभिव्यंजना का कौशल भी होना चाहिए, और सकारात्मक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। ये तीनों चीजें हमें आधुनिक बनाने के लिए भी अनिवार्य हैं। इसलिए आधुनिक समाज में व्यंग्य सर्वाधिक आवश्यक चीज है। और इस दृष्टिकोण से मेरा मानना है कि आधुनिक समाज में अन्य विधाओं के मुकाबले हमको व्यंग्य की ज्यादा आवश्यकता है। आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। आधुनिक समाज हमें नए जीवन मूल तय करने पड़ेंगे आधुनिक समाज में, और साथ में इन मूल्यों के साथ अगर हम बात कर सकते हैं और उसका असहमति बता सकते हैं, वहीं पर हमारा व्यंग्य ही काम करेगा। मेरे कुछ ऐसा है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात तिवारी जी ने बोली है कि भले कुछ भी हो, व्यंग्य लिखे जा रहा है, बहुत लिखा जा रहा है, किंतु उसकी गुणवत्ता में ह्रास हुआ है, उसके सरोकारों में कमजोरी आई है, सरोकार कम हुए हैं, और इसीलिए हम यह सब बात कर रहे हैं। और व्यंग्य एक जिम्मेदारी का काम है, और यह जिम्मेदारी ऐसी है कि अगर जो जिम्मेदार नहीं है वो लेखन ना करे, और लेखन का काम, लेखन बंदूक से ज्यादा खतरनाक है। एक बड़ी महत्वपूर्ण और केंद्रीय बात है। मैं अब आज हमारा समय लगभग 4:30 बज रहे हैं, और मैं हमारे साथी टीकाराम से आग्रह करता हूँ कि हमारे अतिथि वक्तागण साथी और हमारे जो सहयोगी साथी हैं, जो उनका हृदय से आभार व्यक्त करें। श्री टीकाराम साहू जी। सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार। आज व्यंग्यधारा समूह की 142वीं गोष्ठी हुई, जिसमें चर्चा का विषय था आधुनिक समाज में व्यंग्य की आवश्यकता। इस पर हमारे दो प्रमुख वक्ता आदरणीय श्री वेद प्रकाश भारद्वाज जी और सुभाष चंद्र जी ने अपने दृष्टिकोण से बात रखी कि व्यंग्य क्यों आवश्यक है आज के समाज में, और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि जो व्यंग्य का मूल तत्व है वो बरकरार रहे, उसकी प्रासंगिकता और उपादेयता दोनों चीजें बरकरार रहे। मैं दोनों हमारे वक्ताओं का बहुत बहुत हार्दिक आभार, और साथ में इसी बीच ब्रजेश
कानूनगो जी और डॉक्टर रमेश तिवारी जी ने भी अपने अपने ढंग से बात रखी कि किस तरीके से हमें व्यंग के हथियार बदलना पड़ेंगे और उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए। आधुनिकता के साथ साथ स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा पर भी जोर दिया डॉक्टर रमेश तिवारी ने। और सबसे बड़ी बात कही कि व्यंग में गुणवत्ता और सरोकार जरूरी है। आप दोनों का भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। और हमारे आज के कार्यक्रम में का जो संचालन कर रहे श्री रमेश सैनी जी, जिन्होंने संचालन के साथ साथ एक विचार भी देते चलते हैं, एक खास बात है। सैनी जी का भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। और संयोजक आज रमेश तिवारी जी, डॉक्टर रमेश तिवारी जी ने दोहरी भूमिका निभाई, वक्ता और संयोजक दोनों है। मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे कार्यक्रम में वरिष्ठ व्यंगकार श्री प्रभाशंकर उपाध्याय जी, डॉक्टर महेंद्र कुमार ठाकुर जी, अरुण अर्णव खरे जी, डॉक्टर किशोर अग्रवाल जी, मीना सिंह जी, गौरव सक्सेना जी और अभिजीत कुमार दुबे जी ने भागीदारी की। मैं आप सभी का भी बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और शायद कुछ नाम छूटे होंगे तो उनका भी पुनः हार्दिक आभार। जी सर, नमस्कार। सैनी जी माइक बंद है आपका। धन्यवाद साहू जी, आपने बहुत बारीकी से ध्यान रखा और मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी के जो वक्तागण हैं उनको गंभीरता से सुन के उनकी पंक्तियों को रेखांकित करते हुए एक आज का जो विषय है उसको महत्वपूर्ण बनाते हुए आपने आभार व्यक्त किया। मैं बहुत बहुत आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और औपचारिक रूप से आज की गोष्ठी की समाप्ति की घोषणा करता हूँ।